प्यारे बच्चों, आप सभी को राजधानी फैमिली के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज की क्लास खासकर जो 2022 का से 2022 से 23 का सेशन में जाने वाले हैं। हाँ, मतलब जो 2022 से 2023 की सेशन को लेकर चल रहे हैं, यानी कि जो भी विद्यार्थी 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, 12th की करने वाले हैं, मैं उनके लिए एक खास टॉपिक, विशेष टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आव्यूह जिसको बोलते हैं, मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। आव्यूह को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आव्यूह को आप समझते हैं तो बेहद अच्छी होगा और आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होगा। तो हम लोग मैट्रिक्स की फुल इंफॉर्मेशन के साथ और फुल डिटेल्स के साथ आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, कैसे होता है, क्या बनता है, कैसे होता है। तो हर चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले सबसे पहले आपका मैट्रिक्स जो होता है, होता क्या है मैट्रिक्स समझेंगे। मैट्रिक्स कहने का मतलब कि आव्यूह होता है। आव्यूह तो आव्यूह है क्या, ये समझेगी। आव्यूह होता क्या है, आव्यूह किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि मैट्रिक्स जो होता है यह एक आयताकार सजावट है। आयताकार सजावट है। आयताकार सजावट है मैट्रिक्स। वो किसका आयताकार सजावट मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स जो होता है फलनों या संख्याओं का आयताकार सजावट को आव्यूह कहा जाता है। ये हम लोग समझे हैं कि आव्यूह जो होता है क्या होता है। तो फलनों या संख्याओं के आयताकार सजावट को हम लोग आव्यूह बोलते हैं। सजावट क्या होता है, आयत किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से इसका साइन होता है। इस प्रकार से इसका साइन होता है आव्यूह का। या तो और हम लोग ऐसे, या तो हम इस प्रकार से दर्शाते हैं या तो इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो ये जो होता है एक आयत का आकार के जैसा होता है। इस साइन के द्वारा हम लोग मैट्रिक्स को सूचित करते हैं। इस साइन के इंटरवल ब्रैकेट जो भी कहिए, इसके अंतर्गत हम लोग लिखते हैं। और ये जो है या तो इसके अंतर्गत लिखते हैं। ये भी है मैट्रिक्स का साइन है, ये भी आपका मैट्रिक्स का साइन है। तो इसका मन करता है तो इसमें लिखिए और मन करता है तो इसमें लिखिए। जिसमें भी लिखेंगे आपका सही होगा। लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसका यूज करते हैं। अब आयताकार जो होता है सजावट वो किस प्रकार से होता है। तो ये आयताकार सजावट इस प्रकार से होता है, जैसे में 2 ले लिए, 3 ले लिए और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 ले लिए। तो ये जो है एक आयताकार सजावट के रूप में है। जरा आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पर पता चल रहा होगा कि एक आयताकार मतलब कि ये वर्ग आकार का है। तो वर्ग आकार का है यानी कि आयत का फॉर्म में है। मतलब कि वर्ग को तो हम लोग आयत बोल सकते हैं ना, वर्ग को आयत बोल सकते हैं। इसलिए ये वर्ग आकार के है, इसका मतलब आयत है। और आयत आकार का रहता है तो फिर तो आयत हो ही जाता है। इसलिए अगर ये या तो वर्ग रहे या तो आयत रहे, उसको हम लोग समझेंगे कि आयत है। वर्ग भी रहता है तो आयत होता है, क्योंकि वर्ग को भी तो हम लोग आयत बोलते हैं। चलिए, तो यहां पर अगर मान लिया जाए इस प्रकार से हो सकता है, ये भी एक आव्यूह है। इस प्रकार से हो सकता है, ये भी एक आव्यूह है। और उसके बाद ऐसे हो सकता है,
ये भी एक अवयव है। उसके बाद ऐसे हो सकता है, ये भी अवयव है। तो आपको पता चल रहा होगा कि अवयव क्या है, कैसे इसको सजावट होती है। तो हम लोग इस प्रकार से सजावट में लिखते हैं, यही होता है अवयव होता है। तो अब हम लोग रिप्रेजेंट जो करते हैं, अवयव को रिप्रेजेंट जो करते हैं, समझिएगा ध्यान से, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हाँ, अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के, अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षरों से हम लोग सूचित करते हैं, है ना। मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला को, अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वारा सूचित करते हैं। हाँ, सूचित करते हैं मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी बोलिए आप, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाया जाता है अवयव को बड़ी अक्षरों से। मतलब कि यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, है ना, मतलब कि जेड तक, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर होना चाहिए। अगर कैपिटल लेटर है, उसी से हम लोग सूचित करते हैं अवयव को। और हाँ, इसके अवयव को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटी अक्षरों से सूचित करते हैं। छोटे अक्षर कहने का मतलब है ए, बी, सी और डी, इस प्रकार से जेड तक, हाँ। मतलब कि ए, बी, सी, डी ये होगा स्मॉल, और आपका ये जो है आपका होगा कैपिटल, ये होगा आपका कैपिटल, है ना। अवयव को हम लोग सूचित करते हैं कैपिटल लेटर से, और अवयव के जो होता है, अवयव होता है, एलिमेंट होते हैं, उसको हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल लेटर से। तो स्मॉल लेटर ए, बी, सी, डी, इस प्रकार से हम लोग समझें। हाँ, अब क्या होता है नेक्स्ट समझेंगे। अब चलिए, मतलब कि अवयव के बारे में आप लोग जान गए होंगे कि अवयव क्या है। तो अवयव जो है एक आयताकार सजावट है। किसका जी, किसका है? तो फलनों का या तो कोई संख्याओं के आयताकार सजावट होता है, ये होता है। अवयव को जो दर्शाया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षरों से सूचित करते हैं अवयव को, और अवयव के एलिमेंट यानी कि अवयव को जो सूचित करते हैं हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटी अक्षरों से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर जरा देखेंगे ध्यान से कि यहां पर मान लीजिए ए है, इस प्रकार से मान लीजिए कोई आपका ये अवयव है। अब इसमें मेन जो समझना है, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रो, ये है, ये जो है ये एक रो है, ये है आपका रो, और इस साइड से हम लोग इस साइड का जो है इसको बोलते हैं कॉलम, COLUMN, कॉलम। ये भी होता है कॉलम, लेकिन हाँ, कॉलम होता है, रो होता है और कॉलम होता है। मतलब कि ये जो है क्षैतिज लाइन जो लाइन है उसको बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं कॉलम। हाँ, अब यहाँ पर रो कितना रो लिख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा आ जाएगा। तो रो करते करते कितना बार करते हैं, उसी को हम लोग R1 कहते हैं, R2 कहते हैं, उसके बाद R3 कह देते हैं। क्योंकि यहाँ पर रो है, जब हम आपको बोलेंगे तो कौन सा रो आप समझिएगा, है ना। तो उसका अपना नाम दे दिया है R1, R2, R3। उसी प्रकार से जिस प्रकार से इधर दिया है उसी प्रकार से यहाँ पर बोल सकते हैं C1, और यहाँ पर C2 और C3। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ, यहाँ पर R1, R2 और R3 हो जाएगा, और इधर C1, C2 और C3। हाँ, अब यहाँ पर जरा देखना है ध्यान से कि अगर A बराबर यहाँ पर है, यहाँ पर A और यहाँ पर A और A और A और A और A, यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं A12, यहाँ पर A13। मतलब 1 1 के मतलब हुआ कि पहला रो पहला कॉलम,
यहाँ पर पहला रो और पहला कॉलम। यहाँ पर जब आते हैं तो पहला रो और दूसरा कॉलम। पहला रो का मतलब रो इधर आ रहा है ना, इधर जब आ रहा है तो R1, तो R1 वाला ले रहे हैं तो R1 हो गया, ये R1 हो गया। ये कॉलम आपका दूसरा है, कॉलम आपका दूसरा है तो यहाँ पर 1 2 कह सकते हैं कि पहला रो और दूसरा कॉलम। उसके बाद यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद क्या हम लोग बोलेंगे, जरा आप लोग जवाब दीजिए कि यहाँ पर R1 मतलब कि पहला रो और कॉलम कैमा तीसरा कॉलम, इसका मतलब ये अर्थ हुआ। अगर मैं आपसे नेक्स्ट पूछूं तो आप क्या इसका जवाब दोगे, नेक्स्ट बताना होगा कि R2 और यहाँ पर R2 मतलब कि दूसरा रो और कॉलम कैमा है तो कॉलम आपका पहला है। यहाँ पर क्या है जी, तो यहाँ पर दूसरा रो और दूसरा कॉलम। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, मतलब कि रो आ रहे हैं, रो इधर आ रहे हैं और यहाँ पर से कॉलम हो रहा है। उसके बाद इसमें आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो रो, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो, तो यहाँ पर ये है आपका तीसरा रो। और कॉलम कैमा है तो कॉलम पहला, और यहाँ पर C2 और यहाँ पर C3। अब यही तो समझना है आपको कि यहाँ पर आपका हो जाएगा कैमा रो तो तीसरा रो, अब कॉलम कैमा, कॉलम आपका पहला। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपका तीसरा रो, कॉलम कैमा, कॉलम आपका दूसरा। उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, मतलब कि 3 मतलब कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर कॉलम और रो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि रो और कॉलम आपको समझ में आया है। रो मतलब बिल्कुल आसान है ना। इधर ऐसे जो रहता है इस वाला लाइन को जो है यहाँ पर बोलते हैं रो। कितना आसान है, इस वाला लाइन को बोलते हैं रो। ऐसा रहे रो बोलेंगे, ऐसा रहे क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। इस सारा का सारा क्या है, कॉलम। ये भी कॉलम, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम। रो है। बस इतना ही तो बात समझना है। हाँ, अब क्या है कि इसका नाम भी जान गए। अब हम लोग समझते हैं मैट्रिक्स का जो होता है प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए हम ऑर्डर को समझ लेते हैं। ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर के मतलब होता है कोटि। अब यहाँ पर जो कोटि होता है ये क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। ऑर्डर होता है M by n होता है। M by n जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर बराबर M by n। जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि M जो होता है ग्रेटर देन 0 और n जो होता है ग्रेटर देन 0, मतलब कि जब भी होगा m जो होगा या तो n होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 नहीं हो सकता है। जैसे अगर मान लिया जाए एक भी अगर हम लेंगे, अगर एक भी लेते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक रो और एक कॉलम हो ही जाएगा, एक रो और एक कॉलम हो ही जाएगा, मतलब 1 by 1। हाँ, अब यहाँ पर जो है ये m और n जो होगा हमेशा आप बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। m n जो होगा हमेशा क्या होगा, तो नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर ही m और n जो होगा, m का मान भी नेचुरल नंबर और n का मान भी नेचुरल नंबर होगा, जो भी होगा। अब जरा देखिए ध्यान से कि मान लिया जाए यहाँ पर 2 और 4 और 6 इस प्रकार से है। तो अगर इस प्रकार से है तो यहाँ पर समझेंगे कि कितना रो है, तो रो आपका एक रो और इस दूसरा रो, मतलब R1 और R2 और यहाँ पर C1 और यहाँ पर C1 और यहाँ पर C2। तो इसी को बोलते हैं 2 by 2। यहाँ पर m जो है आपका रो की संख्या है, रो की संख्या को हम लोग बोलते हैं m से सूचित करते हैं। और कॉलम की संख्या को हम लोग सूचित करते हैं n से होता है कॉलम की संख्या और m से होता है रो की संख्या। हमेशा पहले रो लिखा जाता है, रो होता है पहले, उसके बाद कॉलम होता है,
पहला रो उसके बाद कॉलम होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखे 2 बाई यहाँ पर 2 लिखे हैं, तो यहाँ पर जो है 2 जो है यहाँ पर रो की संख्या है और ये जो है कॉलम की संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। मान लिया जाए यहाँ पर लिख दिए 2, 3, 4 और 6 और 7 और 9 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 13 और यहाँ पर 14 मान लिया जाए, इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिए। ये तो आप बताइए कि कितना बाई कितना का है, ये कितना बाई कितना का है। तो आप लोग का जवाब होगा कि यहाँ पर 1 रो 2 रो 3 रो मतलब 3 रो और उसके बाद बाई, उसके बाद यहाँ पर कॉलम, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम मतलब 3, तो 3 बाई 3 का हो गया। ये 3 बाई 3 का अवयव है। हाँ, ये मतलब कि गुना का जो साइन चिन्ह है, ये गुना का जो चिन्ह है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका रो या कॉलम, नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। यहाँ से हाँ, यहाँ से आप निकाल सकते हो कि आपका अवयव कितना है। अगर अवयव की बात करें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 × 3 होगा 9, तो यहाँ पर अवयव कितना, तो 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर हो जाएगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पर अगर 2 और यहाँ पर 3 और 6 इस प्रकार से दे दी जाए, तो यहाँ पर कितना बाई कितना का है, तो 1 2 मतलब 2 रो और कॉलम कितना 1 और 2 कॉलम 2 मतलब कि 2 कॉलम और 2 रो है। इसका मतलब अवयव की संख्या कितना होगा, 4 होगा। अवयव इसको बोलते हैं जो हम लोग इसके अंदर लिखते हैं, कोई भी मैट्रिक्स के जो भी अंदर लिखते हैं, है ना, सजावट जो होती है उस सजावट के अंदर जो लिखते हैं वो सारा का सारा होता है अवयव। अवयव को हम लोग बोलते हैं प्रावृष्टि भी बोलते हैं। प्रावृष्टि मतलब कि अवयव भी बोलते हैं, अवयव या प्रावृष्टि या प्रावृष्टि भी बोलते हैं। अवयव या प्रावृष्टि भी हम लोग बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। चलिए, इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो उम्मीद करता हूं कि कोटि आपको समझ में आया होगा कि कोटि क्या होता है। कोटि वही दर्शाने वाला रो की संख्या और कॉलम की संख्या को दर्शाने वाली होगा। रो की संख्या को हम लोग m से सूचित करते हैं और कॉलम की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं, वही होता है बस। और यहाँ पर हम लोग अब समझेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, हाँ, इससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। एक चीज़ और समझ लेते हैं क्या जी, कि यहाँ पर मान लिया जाए आपको 9 गो दे दिया अवयव, 9 अवयव दे दिए, 9 अवयव दे दिया और 9 अवयव से आपसे बोलेगा अवयव की संख्या कितना होगा। अवयव की संख्या कितना होगा, अवयव की संख्या कितना होगा। कितना मतलब कि हम लोग अवयव बना सकते हैं 9 गो से। तो 9 गो से अवयव पूछेगा कि अवयव की संख्या कितना होगा, तो अवयव की संख्या निकालने के लिए इसका गुणनखंड करेंगे 9 और मल्टीप्लाई 1 गुना 9, उसके बाद 3/3, उसके बाद यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, तो और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इतना ही कर सकते हैं, इसको इतना ही कर सकते हैं, मतलब कि 1 और फिर 1 और फिर 1, मतलब 1 2 और 3 सब मिलाकर 3, मतलब कि 3 अवयव हम लोग बना सकते हैं, 3 मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। अगर उसी प्रकार से 8 दे दिया, 8 अवयव दे दिया, अवयव की संख्या दिया 8 अवयव है, 8 अवयव है और आपसे पूछ देगा कि मैट्रिक्स की संख्या कितना होगा। तो मैट्रिक्स की कितना संख्या होगा, तो आपको इसको गुणनखंड करना है, मतलब कि 8 × 1 × 8, उसके बाद 4 × आपका 2 और 2 × 4, उसके बाद क्या कर सकते हैं कि और इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना से ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब 4, मतलब कि 4 को हम लोग क्या बना सकते हैं, मैट्रिक्स हम लोग 4 बना सकते हैं। अब इसकी कोटि क्या होगी, इसी में आपसे पूछ देगा कि इसकी कोटि क्या होगी। तो कोटि हमारा क्या 9/1 की होगी कोटि,
कोटि, कोटि क्या होगी तो 9/1 के, 1/9 के, 3/3 की कोटि। ये सारा का सारा जो है ये कोटि है। क्या है? कोटि है। हाँ, सारा का सारा क्या है? कोटि है। मैट्रिक्स की संख्या कितना? 3, 4। उसी प्रकार से आपसे पूछ देगा 24 वो है, 24 अवयव है, 24 अवयव है, 24 अवयव है। तो 24 अवयव है तो हम लोग 24 अवयव से हम लोग कितना मैट्रिक्स को प्राप्त कर सकते हैं और इसकी कोटि क्या होगी। तो कोटि समझने के लिए पहले यहाँ पर 24/1, 1/24। उसके बाद यहाँ पर 8 और 12 वाला कर लेते हैं पहले, 12 और 2 और 2 और 12। उसके बाद 8 और 3 और 3 और 8। उसके बाद 6 और 4 और 4 और 6। और भी हो सकता है क्या? अब हमें लगता है नहीं होगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि इसकी ये सारा का सारा कोटि इनकी है। ये हम लोग जो देख रहे हैं क्या है? कोटि है। ये सारा का सारा आपका कोटि है। और मैट्रिक्स की संख्या पूछेगा तो मैट्रिक्स की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि मैट्रिक्स की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बाबू। ठीक है ना। उसके बाद ये सारा कोटि। चलिए, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है हमें लगता है। चलिए, और नेक्स्ट बातें हम लोग समझते हैं। चलिए, नेक्स्ट बातें हैं ये कि और इस प्रकार से आपको दे सकता है, समझिएगा ध्यान से बड़ा। मैट्रिक्स तैयार करना, मैट्रिक्स को तैयार करना आपको कह देगा कि इस प्रकार से आपको A, I और J, और यहाँ पर J और प्लस I और प्लस J, इस प्रकार से कह देगा। और आपसे कहेगा कि 2/2 का, 2/2 का आव्यूह बनावे, आव्यूह बनावे। तो 2/2 का आव्यूह जब बनाना है और ये अवयव दे दिया है, इस प्रकार से आपका कोई अवयव दे दिया है, अवयव, और 2/2 का अवयव बनाना है। तो 2/2 का रहा, इसका मतलब कि 2 रो और 2 कॉलम। तो 2 रो और 2 कॉलम क्या होगा? मतलब कि मान लेते हैं A और A और A। इस प्रकार से हम लोग मान लिए हैं, मान के चलिए कि ये हम लोग मान लिए हैं। यहाँ पर 2/2 का है ना, ये 2/2 का बन गया। अब 2/2 का बन गया तो यहाँ पर 1 1 होता है, यहाँ पर 1 2, और यहाँ पर क्या? तो 1, यहाँ पर 2 2 और 1, यहाँ पर 2 2, इतना हो गया। अब इतना जब हो गया तो हम लोग I, अच्छा I क्या है? तो I जो है ये है रो की संख्या, रो की संख्या है। और यहाँ पर J क्या है? तो कॉलम की संख्या, ये कॉलम की संख्या है A11। बस इतना ही आपको समझना था। चलिए, मतलब कि A11 हम निकालेंगे तो I1, और उसके बाद J क्या? तो 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद A1 और 2, तो 1 2 क्या? मतलब 1, मतलब 1, I का मान क्या? 1, और J का मान क्या? तो 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट 2 और 1, तो यहाँ पर I का मान क्या? तो 2, और J का मान क्या? तो 1, तो यहाँ पर 1, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा? तो आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद A और 2 और 2, उसके बाद यहाँ पर I का मान क्या हो जाएगा? 2, और J का मान क्या हो जाएगा? 2, तो मतलब 2 और 2 कितना? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर A11 का जगह पर ये रख देंगे, मतलब 2 आया ना, तो 2 रखेंगे। उसके बाद A12 की जगह पर क्या आया? 3 आया ना, 3 रख देंगे। उसके बाद A21 की जगह पर क्या आया? 3 रखेंगे। A22 की जगह पर क्या आया? 4 आया, 4 रखेंगे। बस यही आपका मैट्रिक्स बन गया, और यही इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो हो सकता है कि ऐसा पूछा है आपसे, हो सकता है कभी इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि यहाँ पर चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद बताएंगे। हाँ, मान लिया जाए आपसे कह दे कि 3/3 आव्यूह
3/3 का अवयव बनावे जिसका अवयव आपका ए, आई और जे इस प्रकार से दे दे कि यहाँ पर आई और प्लस जे बाई 2 इस प्रकार से दे दे। और अगर इस प्रकार से दे दे तो आपको क्या करना है, फिर से वही बात करना है। यहाँ पर 3/3 का पहले हम सजा देंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे, है ना। इसका जब स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिगर बना लेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 1 1 है, ये 1 2 है, 1 3 है, और यहाँ पर 2 1 है, 2 2 है और 2 3 है। उसके बाद यहाँ पर 3 1 है और 3 2 है और 3 3 है। इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग सजा रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं बस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये चीज़ लिख लेंगे, आई और यहाँ पर आई और जे, और आई और प्लस जे और बटा में 2। अब क्या करेंगे, ए 1 1 का मान निकाल लेते हैं। तो ए 1 1 का, तो ए 1 1 का जब निकालेंगे, आई का मान क्या हो जाएगा 1, जे का मान क्या हो जाएगा 1, और बटा में 2 है 2 दे देंगे। तो 1 2 कितना हो जाएगा 2, और 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2, तो 1 और 2, तो 1 और 2 है। उसके बाद आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2 और बाई में 2, और 1 और यहाँ पर 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 और 3/2 ये हो जाएगा। उसके बाद अगर देखते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में 1 और 3 है, तो 1 और 3 1 3, तो 1 और प्लस 3 और बाई 2, 3 और 1 हो जाएगा 4, और 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पर 2 और 1 है, 2 और 1 है। तो जब 2 और 1 है तो आई का मान 2 देंगे, और यहाँ पर 1 और बाई 2, मतलब कि 3/2 ये हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर निकालेंगे नेक्स्ट 2 और 2, फटाफट से आप, है ना, अगर सीख गए हो तो फटाफट से अपना माइंड में करना स्टार्ट करो। और यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 और 2, तो 2 और प्लस 2 और बटा में 2, मतलब 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 2। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट में 2 2 और यहाँ पर 2 3, तो 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और प्लस 3 और यहाँ पर बटा में 2, मतलब 3 और 2 5 बटा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर अब देखा जाए क्या हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर ए 3 1 को देखेंगे, 3 1, तो 3 1 का यहाँ पर आई हो जाएगा, मतलब 3, और यहाँ पर 1/2, मतलब यहाँ पर 3 और 1 4, और 2 से डिवाइड करेंगे 2। उसके बाद ए 3 और यहाँ पर 2 है, 3 2 दिए। उसके बाद 3 और प्लस 2 और बटा में 2, मतलब 5/2। और इस प्रकार से नेक्स्ट में हो जाएगा 3 और 3, और यहाँ पर 3 प्लस 3 और बाई 2, मतलब 6, 3 और प्लस 3 6, और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, मतलब इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर अब सजा देना है। मतलब A11 के मान कितना आया, तो A11 के मान आया 1 आया, बस A11 की जगह पर 1 लिखना है। उसके बाद A12 के मान कितना आया, A12 कहाँ गया, A12 यहाँ है, तो 3/2 यहाँ पर लिखना है। बस यही तो आपको काम करना है सर। यहाँ पर 13 का मान, यहाँ पर A13 का मान, तो A13 कहाँ है, 13 यहाँ है, 13 का मान कितना आया 2 लिखो। उसके बाद यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट में 21, तो 21 का मान कितना आया, यहाँ पर 3/2 लिखो, 3/2। यहाँ पर देखना है 22 का मान क्या आया, 22 का मान 2 आया है, 2 लिखो। उसके बाद यहाँ पर A23 का मान क्या है, 23 का मान 5/2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 31 का मान यहाँ पर 2 आया, 2 लिखेंगे। और यहाँ पर 32 का मान क्या आया है, तो यहाँ पर 5/2 आया, 5/2। 33 का मान क्या आया है, 3 लिखेंगे, 3 इतना आया। बस यही अवयव बन गया है। यही को कहते हैं हम कि अवयव बनाने का नियम जो होता है इस प्रकार से। हाँ, अब मैंने इस प्रकार से दिया है, ये तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बच्चे, और हो सकता है किताब में कई प्रकार से बदल दे। हो सकता है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर माइनस दे दे और अमाउंट लगा दे, तो कई प्रकार से दे सकता है। हो सकता है आपको यहाँ पर I × J दे दे, हो सकता है और भी कुछ बताते हैं अभी, है ना, इसको जरा देखना है।
चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ रहे होंगे। वीडियो को लगातार देखिए, अंत तक देखिए, हर कुछ आपको समझा देंगे और हर कुछ समझाने का प्रयास करेंगे आपको। और हाँ, अगर कमेंट में हमारे प्रति कुछ भावनाएं होती है, या तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है, या तो किसी प्रकार से कोई प्लान है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर बतावें, ताकि आपका कमेंट पढ़कर मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूं। चलिए, हाँ, तो अभी मैंने बताया ये कि कुछ भी आप तो कह सकता है, हो सकता है आई गुना जे कह सकता है, बटा 2 कह सकता है, उसके बाद आई और भागा जे कह सकता है, उसके बाद आपको कुछ भी, मतलब कि यहाँ पर घटाव कह सकता है, मॉड लगा देता है, कुछ भी कहे आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि आपको सिंपल में आपको हम समझाने की कोशिश किए हैं और आपको बनाकर दिखाए हैं, तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए, हम लोग क्या हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे कि मैट्रिक्स का प्रकार जो होता है, क्या होता है प्रकार, है ना, किस कौन कौन होता है प्रकार। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव मतलब कि रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स को हम लोग समझेंगे। तो रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें केवल और केवल एक आपका रो हो, रो की संख्या केवल और केवल एक हो, रो की संख्या केवल और केवल एक हो, रो की संख्या केवल और केवल एक हो, मतलब रो की संख्या एक होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और 2 है। यहाँ पर जरा देखो कि रो की संख्या कितना है, तो R1 सिर्फ है, R1 है, यही तो है आपका, यही तो है रो मैट्रिक्स। उसके बाद हो सकता है 3 और 2, रो कितना है, और आपका रो R1 है, मतलब कि रो 1 है। आपको हो सकता है यहाँ पर 5 दे दे, 5, 6, 9 और 10 और 11, इस प्रकार से भी। तो यहाँ पर जरा देखो R1 है, तो R की संख्या कितना है, रो की संख्या कितना है, तो 1 है, रो की संख्या 1 ही है ना, रो। और हाँ, कॉलम में आपको कितना भी दे दे कॉलम, तो कॉलम आपका एक कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम हो जाएगा। हमें कॉलम से लेना देना नहीं है, हमको देखना क्या है, केवल और केवल रो को देखना है कि रो कितना होता है। तो रो की संख्या केवल और केवल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 होता है वही होता है रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स का अगर बात करें कि ऑर्डर होता है क्या, ऑर्डर, ऑर्डर बोले तो क्या, कोटि। कोटि क्या होता है रो का, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं n बाई 1 बाई n, मतलब कि यहाँ पर रो की संख्या आपका क्या हो सकता है, केवल और केवल 1। लेकिन यहाँ पर कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है, n है ना, n मतलब कि कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 11। हाँ, अगर मैं आपसे बता दूं कि मान लिया जाए यहाँ पर 2 है, सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर रो की संख्या कितना है, केवल और केवल 1 है। ये भी आपका हो जाएगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इतना बात समझ में आ गया। हाँ, और अभी आपको समझाएंगे क्या है ना, कॉलम भी तो 1 है, अभी आपको समझाएंगे कॉलम 1 है तो उसके लिए क्या कंडीशन है। चलिए, इतना बात आपको समझ में आ गया, रो की संख्या केवल और केवल 1 होना चाहिए। चलिए, ये क्लियर हो गया है रो। अब हम लोग समझेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, मतलब कि स्तंभ आव्यूह। चलिए, स्तंभ आव्यूह क्या होता है हम लोग समझेंगे। तो स्तंभ आव्यूह में होता है कि आपका कॉलम की संख्या है ना, कॉलम की संख्या है ना, केवल और केवल है ना 1 होना चाहिए। मतलब कि इसमें कॉलम होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1। रो की संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब कॉलम संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। मतलब अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 1, 2, 3, और अगर देखा जाए तो ये कितना है कॉलम जी, तो कॉलम सिर्फ और सिर्फ इसका कॉलम क्या है, कॉलम आपका 1 ही है ना,
कॉलम C1 है। हाँ, अब R1 R2 R3, R1 R2 R3 से लेना देना नहीं हमको, C1 कितना है, मतलब C कितना है, कॉलम की संख्या कितना है, तो कॉलम की संख्या केवल और केवल 1 है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर 2 दे दिया, 2 जो कि अभी मैंने बताया था, ये क्या है, तो यहाँ पर ये जो है ये भी आपका C1 है और यहाँ पर R1 भी है। तो सर कि यहाँ पर रो मैट्रिक्स होगा कि कॉलम मैट्रिक्स होगा? बाबू यहाँ पर जब भी एक दिया हुआ रहे तो ये कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स दोनों है, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स दोनों है। इसका क्या है कोटि 1/1, इसका कोटि क्या है, तो यहाँ पर 1 2 3 मतलब कि 1 2 3 मतलब 3 और बाई 1 3/1, यही आपका क्या है, तो आपका कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। ये भी आपका, ये आपका क्या कहलाएगा, दोनों मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पर 5 ले लिया जाए तो ये क्या होगा, तो ये जो आपका हो जाएगा रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों हो जाएगा, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कंडीशन क्या, तो कंडीशन अगर रो मैट्रिक्स रहे तो उसमें कॉलम की संख्या, रो की संख्या केवल और केवल 1 होना चाहिए, और अगर आपका कॉलम मैट्रिक्स बोले तो उसमें कॉलम की संख्या कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बाकी ज़्यादा लेना देना हमको नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो रो और कॉलम दोनों हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक होता है आपका वर्ग, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग आव्यूह, यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होती है, कॉलम की संख्या, रो की संख्या, या तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होती है, मतलब कि m और बराबर n, m बराबर n, यानी कि कॉलम और रो की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में 2 4 और 6 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कॉलम क्या है, रो क्या है 2, कॉलम क्या है 2, दोनों बराबर है, हो जाएगा आपका क्या, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर बात करें यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 और 2, उसके बाद 6 9, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 6 और 7, ये क्या है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल नहीं है। क्यों जी, क्योंकि यहाँ पर 3 और बाई 2 का है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसकी बात करें, अगर इसकी बात करें तो यह जो है, यह आपका रो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का है, 3/3 का है, और 3/3 का होता है तो हम लोग जानते हैं कि कॉलम की संख्या और रो की संख्या अगर इक्वल हो जाता है, मतलब 3/m बराबर में n हो जाता है, तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों को बेहद अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया है ना, कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए मेरे दोस्त। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट समझते हैं क्षैतिज, क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, क्षैतिज आव्यूह में, अगर क्षैतिज आव्यूह है तो क्षैतिज आव्यूह में रो की संख्या से, रो की संख्या, रो की संख्या, रो की संख्या से, रो की संख्या से कॉलम की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, रो की संख्या से कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या ज़्यादा होना चाहिए,
है ना, कॉलम की संख्या अधिक होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। वही होता है क्या, तो आपका हॉरिजॉन्टल मतलब कि क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह मतलब कि एम जो होगा यहाँ पर लेस देन होगा एन, लेस देन होगा एन। तो इसका एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, उसके बाद 9 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है, 2 है और 4 है, 6 है। इस बात को हम समझते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखना है कि रो की संख्या कितना है, रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या कितना है, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर 4। मतलब हम लोग समझ गए कि यहाँ पर m और यहाँ पर n, तो n क्या है, ज़्यादा है, n ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हो गया क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह। हाँ, क्षैतिज आव्यूह हो गया। अब यहाँ पर हो सकता है और भी, सिर्फ क्या होना चाहिए कि कॉलम की संख्या, अगर कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज़्यादा हो जाए तो हम लोग समझेंगे क्षैतिज आव्यूह है, क्षैतिज आव्यूह है। हाँ, ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं वर्टिकल। वर्टिकल बोले तो उदर्ग आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें ये समझना है। तो उसमें ये था कि रो की संख्या से कॉलम की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, रो की संख्या कॉलम की संख्या से, रो की संख्या से ज़्यादा होना चाहिए कॉलम की संख्या, रो की संख्या से कॉलम की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब रो की संख्या जो होना चाहिए कॉलम की संख्या से अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। मतलब इसमें रो की संख्या क्या होगा बाबू, कि कॉलम की संख्या से अधिक होगा। जैसे हम लोग इसमें यहाँ पर 2 ले लिए और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर ले लिए 2 0 यहाँ पर 6 और 3 5 और 10, यहाँ पर समझेंगे ध्यान से। और हाँ, यहाँ पर ले लेते हैं और भी 2 और 4 और 6, इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से ले लिए तो यहाँ इसकी क्या है, रो क्या है, 4 है, रो की संख्या 4 है, कॉलम की संख्या क्या है, 3 है, कॉलम की संख्या 3 है। कॉलम की जब संख्या 3 मतलब क्या होगा, रो की संख्या ज़्यादा है कि कॉलम की संख्या, रो की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स, उदर्ग आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स। ये हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स, इसको कहते हैं। मतलब यहाँ पर अगर मान लिया जाए इस प्रकार से दे दे 2 और 2 4 6, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9, इस प्रकार से क्या होगा, तो 3/2 का है, यहाँ पर 3/2 का है, मतलब कि यहाँ पर 3 क्या है, रो की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ये हो जाएगा क्या आपका, तो वर्टिकल मैट्रिक्स ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका क्षैतिज आव्यूह और उदर्ग आव्यूह आपका है ना क्लियर हो चुका है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे, मतलब एक होता है विकर्ण आव्यूह बाबू, विकर्ण आव्यूह बोले तो डायगोनल मैट्रिक्स, अब हम लोग समझेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ना, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है ना। तो विकर्ण आव्यूह जो होता है
है ना, वैसा वर्ग आव्यूह होना चाहिए। सबसे पहले वर्ग होना चाहिए, और वर्ग जब होता है तो वर्ग आव्यूह मिलकर, और आगे का प्रोसेस वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होने चाहिए। मुख्य विकर्ण के अलावा क्या होना चाहिए? सभी अवयव शून्य होना चाहिए। अब मुख्य विकर्ण क्या होता है तो इसको समझेंगे। मान लिया जाए यहाँ पर इस प्रकार से है, और यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे, और इस प्रकार से ऐसे। ये जो होता है वो मुख्य विकर्ण होता है। मुख्य विकर्ण होता है। ये जो होता है बाबू, ये होता है सहायक विकर्ण। इसको बोलते हैं मेन विकर्ण, मेन डायगोनल, इसको बोलते हैं बैक डायगोनल। मतलब इसको हम लोग पश्च विकर्ण भी बोलते हैं, इसको मुख्य विकर्ण बोलते हैं। यहाँ पर समझेंगे ध्यान से कि अगर इस प्रकार से है कि 2 और यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 0 6, ये तो मुख्य विकर्ण को देखना है तो ये आपका मुख्य विकर्ण हो जाएगा। तो ये मुख्य विकर्ण क्या है? मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए? तो सभी अवयव शून्य होना चाहिए। क्या सभी अवयव शून्य है? हाँ, सभी अवयव शून्य है। ये हो जाएगा क्या? आपका विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। हाँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए, जैसे मान लिया जाए सबसे पहले यहाँ पर क्या देखे हैं कि यहाँ पर ये जो था क्या आपका वर्ग आव्यूह था, क्योंकि 3/3 का है। तो 3/3 का है, इसका मतलब क्या है कि वर्ग आव्यूह। तो सबसे पहले क्या है, डायगोनल होने के लिए वर्ग होना चाहिए। अगर विदाउट वर्ग है तो उसमें मुख्य विकर्ण कैसे होगा? मुख्य विकर्ण होगा ही नहीं, है ना। जबकि यहाँ पर होना चाहिए क्या? वर्ग आव्यूह होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर 0 उसके बाद 6। अब यहाँ पर देखा जाए कि 2/2 का, तो 2/2 का इसका मतलब क्या है? दोनों समान है, इसका मतलब कि वर्ग आव्यूह है। अब वर्ग आव्यूह है, यहाँ पर देखना है मुख्य विकर्ण क्या है। तो मुख्य विकर्ण आपका क्या है? 2 और 6 है। तो 2 और 6 है, तो 2 और 6। अब बाकी क्या है? 0 और 0, मतलब क्या होगा यहाँ पर? विकर्ण आव्यूह, है ना, विकर्ण आव्यूह हो गए। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मुख्य विकर्ण आपको समझ में आ गया कि मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए हमेशा। तो मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव जो होना चाहिए, सभी एलिमेंट होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। सब एलिमेंट होना चाहिए शून्य। चलिए, इतना समझ में आ गया है। चलिए, और कुछ हम डिफिनेशन को जान लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब जो है एक शून्य आव्यूह, तो शून्य आव्यूह मतलब कि जीरो मैट्रिक्स में अब आसान है, बड़ा आसान है। यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स मतलब कि 0 0 0 0 है, बस यही आपका जीरो मैट्रिक्स है। क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स को हम लोग, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हमको ओ से करते हैं, ओ से करते हैं, है ना, कैपिटल ओ से करते हैं। जीरो आव्यूह मतलब जीरो मैट्रिक्स को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से करते हैं। तो ध्यान में रखना है, यहाँ पर जीरो सभी अवयव होता है 0 0 0 0 0। अगर ये है तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। ये आपका जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। कितना सिंपल है। तो हम लोग जीरो मैट्रिक्स को भी हम लोग समझ गए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अदिश मतलब स्केलर।
स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। अब अदिश आव्यूह क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो अदिश आव्यूह हुआ होता है कि वैसा विकर्ण आव्यूह, डिफिनेशन समझिएगा ध्यान से, कि वैसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण जो होना चाहिए समान होना चाहिए, वैसा विकर्ण आव्यूह। अच्छा, विकर्ण आव्यूह जब हम लोग बोल रहे हैं तो विकर्ण आव्यूह में आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी शामिल हो जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी शामिल हो जाता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स और अदिश मतलब स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जब हम लोग बोल रहे हैं तो यानी कि आपका डायगोनल भी हो जाएगा और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो जाएगा। लेकिन आपका अगर डायगोनल बोल रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि स्केलर होगा। और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हर स्केलर मैट्रिक्स जो होगा डायगोनल होगा, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स आपका स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग, है ना। वैसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। हाँ, मतलब कि मुख्य विकर्ण का जो सभी अवयव होना चाहिए समान होना चाहिए। जैसे जरा देखो कि यहाँ पर मान लीजिए 2 है, 0 है और 0 है, यहाँ पर ले लिए 0 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 2। अब जरा देखो इसका कि मुख्य विकर्ण में क्या है। तो मुख्य विकर्ण में आपका सभी अवयव क्या है, एक समान है। एक समान के कहे का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक के जैसे है, मतलब 2 2 2 है, सारा का सारा एक समान है। हो सकता है यहाँ पर 3 3 रहे, 3 3 रहे, हो सकता है 6 6 रहे, हो सकता है 7 7 रहे, हो सकता है 8 8 रहे, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है मतलब कि आपको हो सकता है आपका क्या दे, साइन थीटा दे दे, साइन थीटा दे दे, साइन थीटा दे दे। तो साइन थीटा कोई भी फंक्शन है, ये तो फंक्शन है, एक समान है कि नहीं है? हाँ है। अगर है तो आपका ये अदिश आव्यूह है, मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स है। इतना बात आपको क्लियर हो चुका है। हाँ, मतलब अगर मान लिया जाए, अगर यहाँ पर दे दिया जाए आपका 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 0 0 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर आपका 0, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? तो बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो ये आपका विकर्ण आव्यूह ही नहीं है। अगर विकर्ण आव्यूह नहीं है तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा कैसे? इसलिए यहाँ पर ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ से एक निष्कर्ष, कंक्लूजन निकलता है ये कि हर एक अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स, हर एक स्केलर मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। इतनी बात हम लोगों को दिमाग में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और आपके किताब में भी दिया हुआ है। चलिए, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, नेक्स्ट डिफिनेशन को हम लोग समझेंगे, बहुत अब जल्द होने वाला है। चलिए एक और समझ लेते हैं हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, मतलब होता है इकाई या तत्समक आव्यूह, इकाई या तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह हम लोग बोल सकते हैं या तो यूनिट आव्यूह भी बोल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा।
चलिए अब यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स जो होगा क्या होता है, तो यूनिट मैट्रिक्स बड़ा आसान है। क्या होना चाहिए, मुख्य विकर्ण जो होना चाहिए केवल और केवल एक होना चाहिए, मतलब कि 1 और यहाँ पर 0 0 और 1, इस प्रकार से हम लोग समझे हैं। तो यहाँ पर 1 1 क्या है, तो 1 1 आपका क्या है, जिसमें रहे 1 मुख्य विकर्ण जो होना चाहिए केवल और केवल होना चाहिए 1 1, तो मुख्य विकर्ण में इसका क्या है 1 1 है, 1 1 है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। हाँ ये 1 1 है इसलिए हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। इसी प्रकार से मान लिया जाए हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस प्रकार से, मतलब इसका भी मुख्य विकर्ण क्या है, तो 1 1 है, केवल और केवल 1 1 है, मतलब यूनिट आव्यूह है, यूनिट आव्यूह है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स है। हाँ तो इतना हम लोग समझ गए। इसको यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं कि 2/2 का है, मतलब 2/2 का है, ये आपका 3/3 का है। अब जब 3/3 का है 2/2 का है, इसलिए इसको बोला जाता है I2, इसको हम लोग बोलते हैं I3। हाँ अगर यही दोनों को मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं I अगर बोलेंगे तो I2 भी हो सकता है और I3 भी हो सकता है, मतलब I2 भी और I3 भी हो सकता है। लेकिन अगर I2 बोलेंगे तो I2 में केवल और केवल 2/2 का होगा, और I3 बोलेंगे तो केवल और केवल 3/3 का होगा। I बोलेंगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब हमको जो ज़रूरत पड़ेगा I का फॉर्मेट में, जो हमको ज़रूरत पड़ेगा वही होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना बात आप लोगों को क्लियर हो चुका है, और क्लियर हो चुका है तो नेक्स्ट वीडियो को हम लोग ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आज के लिए मैं इतना ही तक छोड़ देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।